दोस्तों आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज द फर्स्ट लेसन। ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है 11th स्टैंडर्ड का। ओके, 11th साइंस। तो इस लेसन में जितने भी टर्म्स है मैं सारे के सारे टर्म्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो मेरे पास मैंने कुछ इसके पॉइंट्स निकाले, वही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मेरे पास यूनिट की डेफिनेशन जो रहती है, एनी फिजिकल स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी डिसाइडेड एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट्स। मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यूनिट्स जो रहते हैं मेरे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स यूज़ की जाती है। मेरे पास फर्स्ट है CGS, सेकेंड मेरे पास MKS, देन मेरे पास है FPS एंड लास्ट है SI। ओके, ये जो सिस्टम्स है आपके बुक में दे दिए। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। ओके, देन द मीटर, किलोग्राम एंड द सेकेंड सिस्टम, फुट, पाउंड सेकेंड सिस्टम एंड द सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, एक इंटरनेशनल सिस्टम है कि जो सिस्टम पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये मेरा अभी ये जो सिस्टम था इसको 1971, ओके 1971, ये जो साल है, इस साल में 14th जो था मेजर्स एंड वेट्स एंड मेजर का जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें इसको सिलेक्ट किया गया है SI सिस्टम को कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सारी जानकारी आपके बुक के अंदर भी है, लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया था जो डायरेक्ट वीडियो था, जिसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। और अभी का ये जो वीडियो है ये मैं आपके साथ हर एक पॉइंट को लेके बना रहा हूँ कि हर एक पॉइंट आपको उसमें से पता चले। अभी मेरे पास यूनिट्स की कुछ कैटेगरीज रहती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी यूनिट की। तो चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते फंडामेंटल क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स क्या होते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज़ आप देख लो एक बार, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है कि जो अपना मेजरमेंट खुद कर लेती है, अपना मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी के साथ उनको कोई लेना देना नहीं, और वो किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड्स नहीं रहती है। तो वो सारी क्वांटिटीज़ आती है मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आपको बता दूँ 7F: लेंथ, मास, टाइम, देन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो उनके ऐसा यूनिट कौन से हम लोग देख लेंगे। ओके, तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अभी यहाँ पे मैंने सारी की सारी क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे 7 के 7 क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी, 1 to 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर बोल देते हैं, नहीं तो टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिम्बॉल ऑफ क्वांटिटी, मेरे पास सिम्बॉल है उन सबके, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल t, कैपिटल I, कैपिटल T, N एंड IV। ओके, ये सारे सिम्बॉल्स आपको याद रखने हैं ताकि ये सारे सिम्बॉल्स आपको पता होने चाहिए। नेम ऑफ ऐसा यूनिट है मेरा, फर्स्ट है मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम, उसके बाद एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, देन द मोल एंड द कैंडल। ओके, मैंने गलती की, केल्विन का के स्मॉल होना चाहिए। जब हम लोग यूनिट के नाम लिखते हैं तो उनके सारे के सारे नाम्स के जो फर्स्ट लेटर जो रहते हमेशा स्मॉल आने चाहिए। हम लोग को साइन कन्वेंशंस फॉर यूनिट्स में ये सब सीखने को मिल जाएगा। तो केल्विन का के इट शुड बी स्मॉल। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए। बाद में मेरे पास इनके सिम्बॉल्स है, मीटर के लिए स्मॉल m, किलोग्राम के लिए स्मॉल kg, सेकेंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए कैपिटल A एंड द केल्विन के लिए कैपिटल K, मोल के लिए MOL स्मॉल, एंड कैंडेला के लिए मेरे पास स्मॉल CD। तो ये इनके ऐसा सिम्बॉल्स ये आपको याद रखने होंगे। तो चलो आगे बढ़ते। तो मैंने आपको बता दिया। अभी डिराइव क्वांटिटीज़ एंड डिराइव यूनिट्स से मेरी सेकेंड कैटेगरी, मैंने यहाँ पे इनका नंबर नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बता दूँ ये जो मेरी क्वांटिटी है इट इज़ सेकेंड क्वांटिटी।
जो डिराइव्ड, ओके, डिराइव्ड जो रहती है, डिराइव्ड मतलब इनको हम लोग बनाते टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ कर देते हैं, ओके। सो एनी क्वांटिटी विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे ही बोलेंगे हम लोग, और विच इज़ मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। तो चलो मेरे पास फर्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया। मैं बोलता हूँ वेलोसिटी जो रहती है मेरी, वेलोसिटी इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला बनता है। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, ऐसा यूनिट निकाला मीटर एंड ये सेकेंड, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने यहाँ पे एक गलती की है, आपको बता देता हूँ। अगर मैं कोई भी क्वांटिटी लिखता हूँ, मैंने टाइप किया था बराबर, तो ये मैं जब इसको मैं कन्वर्ट किया, तो ये मैंने जब इसका पीडीएफ फॉर्मेट बनाया, तो ये एम और एस के बीच में गैप होना चाहिए, इसको हाइफन बोलते हैं हम लोग। ये हाइफन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब भी यूनिट लिखते हो तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वापस लिख के आपको बताता हूँ ये मतलब हाइफन का मतलब क्या है। अभी मैंने एम लिख दिया, एम, तो एस के और एम के बीच में गैप होना चाहिए, उसके बाद में पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसको रीड किया जाता है। देयर शुड बी गैप, इतना गैप होना चाहिए, इसके बीच में लाइन डॉट कुछ भी नहीं लिखना आपको। यू हैव टू कीप हाइफन, मतलब थोड़ा सा गैप रखना है और उसके बाद में लिखना है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, ये आपको याद रहना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, ओके, इसका मीनिंग होता है। तो इस तरह आपको डिराइव करना पड़ता है। यूनिट ऑफ मोमेंटम जो मैंने यहाँ पे निकाला, देखो, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। मुझे पता है जो मास 1 किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वेलोसिटी अभी हमने देखी थी मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे मैंने जो यूनिट लिखा है ना, एकदम करेक्ट है, ये देखो, ये करेक्ट सिस्टम है राइट करने का, ओके। इसके बीच में देखो, हर एक के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है मैंने। मीटर पर सेकेंड अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो यहाँ गैप रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ तो इस तरह लिखना चाहिए आपको। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम मुझे मिल जाता है बहुत से एग्जाम्पल से, लेकिन 2 एग्जाम्पल इन्हें पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, आप बाद में वो देख लेना चलेगा। अभी मेरे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कौन सी आती है? सप्लीमेंट्री। अभी मैंने फर्स्ट देखा था फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड मैंने देखा था डिराइव्ड यूनिट्स एंड थर्ड मेरे पास जो मतलब जो कैटेगरी है उसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी यहाँ पे सबसे आईएमपी चीज़ें मुझे सीखनी है कि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, यहाँ पे 2 टाइप के एंगल्स ही यहाँ पे मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट बोल के। तो मेरा जो फर्स्ट एंगल है उसका नाम है प्लेन एंगल डेल्टा डी थीटा एंड सेकेंड है डी ओमेगा, ओके। सो ये मेरे 2 ही कैटेगरीज है जो मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाते हैं, और इनके बारे में हम लोग अभी विस्तार से देख लेंगे। अभी जो प्लेन एंगल देखो, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है, तो उस सर्कल के मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। प्लेन एंगल लर्न करेंगे हम लोग, क्या होता है प्लेन एंगल। तो मेरे पास एक सर्कल है, ओके। उसका जो आर्क का जो मतलब जो भी लेंथ है डी एस एंड रेडियस, तो मतलब डी एस अपॉन आर आएगा, क्या आएगा? सो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर इज द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज़ मेजर इन रेडियंस, इसका जो मेजरमेंट है रेडियंस में किया जाता है थीटा, और इसके सर के ऊपर सी लिखा जाता है इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा मतलब कंप्यूटराइज मिस्टेक है और तो हो जाती है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ओके, डेल्टा सी। तो इस तरह आपको लिखना है, इसका मतलब रेडियन में मैं इसको मेजर करता हूँ। और ये ओ मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है एंड ए बी इज़ द आर्क ऑफ circle and r is the radius and d theta is the angle made by the arc to the center of circle with radius, okay। तो ये मुझे इस तरह से प्लेन एंगल जो है मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरी कैटेगरी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखो, दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा, मतलब डी थीटा मतलब जो मेरा प्लेन एंगल था उसका 3 डायमेंशनल एनालॉग है एंड इट इज़ डिफाइन एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड इस तरह से मैं लिखता हूँ, देखो ये लिखा है मैंने, डी ए इज़ द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर है उसके एक पोर्शन का ये एरिया एंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। सो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय इट्स बाय एरिया डी एस एट
ओके, डी एस मतलब जो एरिया उससे ओ पॉइंट पे ये एंगल बना है। इसका डायग्राम मेरे पास है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। इट इज़ मेजर इन स्टे रेडियंस, इसको मेजर किया जाता है स्टे रेडियंस, एस आर स्मॉल लेटर में इसको लिखा जाता है। ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूरा एक स्पेयर ले लूँ तो उसका जो सरफेस एरिया मुझे पता है, इट इज़ ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। Thus the solid angle subtended by the entire sphere at its center is ओमेगा। ओके, तो ये एंगल बनाया उसने। सो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई स्टेरेडियंस ये एंगल आ जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, दिस इज द डी एरिया। ओके, डी ए इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्पेयर। ओके, पोर्शन एक, ओके, स्पेरिकल पोर्शन है उसका एरिया है, मतलब ये पूरा स्पेयर नहीं। एंड यहाँ पे जो आर दिखा है आपका डी ओमेगा, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, दिस इज द सॉलिड एंगल, इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। डी ए अपना एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्पेयर है, एंड आर इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द आउटर मोस्ट, मतलब ये रेडियस मानेंगे स्पेयर का। ओके, तो ये अगर मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ, डायग्राम में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स हो जाती है, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से। मैं लिख के भी बताता हूँ आपको। तो डी ओमेगा बोलेंगे हम लोग। ओके, डी ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास डी ए अपॉन आर स्क्वेयर आएगा। क्या आएगा? आर स्क्वेयर। ये मैंने ऊपर भी लिखा है, अब चाहे तो देख लो। तो ये बन जाता है व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। किसी भी पॉइंट पे अर्थ के मून किस तरह का सॉलिड एंगल बनाएगा। गिवन डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मैंने जो शॉर्ट में लिखा है उसको मैं लेंथ ही बताता हूँ। ये मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास डायमीटर किलोमीटर्स में। अब इसका रेडियस में कन्वर्ट करूँगा तो हाफ बन जाएगा, तो ये 1.734 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द अर्थ एट एनी पॉइंट, मैं बोलता हूँ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर सॉलिड एंगल बनाता है तो यहाँ पे एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ मून एंड द मून अर्थ डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है। तो ये मैंने इसका रेडियस ले लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं हाफ करता तो 1.737 इंटू 10⁻³ मिल जाता है मुझे। ये आपको याद रखना है। ओके, तो जितना डायामीटर है उसका उतना ही उसका रेडियस आएगा, और जितना उसका रेडियस है तो मुझे मून के डिस्क का जो मतलब एरिया हो उतना पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा। ये 3.84 इंटू 10⁻5 कैसे, ये हम लोगों ने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके लिया है। जो 10⁸ था उसका 10⁻5 बन गया। अभी इनको मैं पूरी तरह से कैलकुलेट करता हूँ, इन दोनों को मैं पाई को यहाँ कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ ताकि वो एंगल ही बनाया हो। ओके, सो 6.425 इंटू 10⁻5 स्टे रेडियंस मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाता है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लो। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बनाया है मून ने एट द एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेरा था एक सॉल्व एग्जांपल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे पास द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। ओके, अगर मैं निकालना इस पाई रेडियंस में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से गलती से मेरे पास जो है ये पाई रेडियंस इस तरह से लिखना है, ऊपर उसके सर के ऊपर है। ओके, सॉरी, तो ये गलती से नीचे आ गया। अभी 1 रेडियन 180 अपॉन पाई ऑब्वियसली कैसे आता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पहले वीडियो में भी इसको समझा चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास पाई रेडियन है और मैं उसको 1 रेडियन इंटू पाई कर देता हूँ, ऑब्वियसली ये पाई जो है इसको डिवाइड में चला जाएगा। इसका वैल्यू रहता है 3.1415, मतलब 4 डिजिट तक। आगे भी इसका वैल्यू, लेकिन मैं उतना ही लेता हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 57.297 डिग्री आ जाता है। तो 1 रेडियन का ये वैल्यू डिग्री में मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री। ओके, अगर मैं 1 डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ तो ऑब्वियसली ये 180 है जो पाई को डिवाइड में चला जाएगा, ताकि 1 डिग्री इंटू 180 करने वाला हूँ मैं। तो ऑब्वियसली 180 मल्टीपल हो जाएगा 1 डिग्री को, तो डिवाइड में चला जाएगा।
अभी अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मुझे ये जो है मुझे इस तरह से मिलता है, ओके, पाई अपॉन 180। तो इसको फाई का वैल्यू पुट करो तो इसका अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। ओके, रेडियन में मिल गया। अभी आपको और कुछ रिलेशंस जो है मैं समझा देता हूँ। अभी मेरे पास 1 डिग्री है, इट इज़ 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट जो रहता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन के बराबर होता है, और 1 मिनट जो रहता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है, और 1 सेकेंड जो रहता है 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन के बराबर होता है। रेडियन मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है, नीचे आ गया है। तो ये सारे रिलेशन समझ लो। 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट्स 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, बट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को 1 मिनट से कंपेयर करूँ तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ये आपको मिल जाएगा। ये रिलेशंस आपको हमेशा काम आएंगी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आपको ये सब करना है। अब मेरे कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स है, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स है आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी आप क्या करते हो, एसआई यूनिट्स लिख देते हो। ओके, तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे यूनिट लिखना है तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अगर मैं न्यूटन लिखता हूँ, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी यूनिट का 1 जूल लिखता हो, तो ये हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल। जैसे कि न्यूटन का N कैपिटल आ जाएगा एंड जूल का J कैपिटल आ जाएगा। अगर मैं इनको क्या करता हूँ, सिंबल फॉर्म में लिख देता हूँ कि ये जो मेरा न्यूटन है, न्यूटन का नाम था, ये जूल का नाम है, रियल नेम है साइंटिस्ट का, इसलिए मैंने कैपिटल वर्ड्स यूज़ किए। अदरवाइज जब भी यूनिट में पूरा नाम लिखता हूँ तो मुझे स्मॉल लेटर्स में लिखना है। सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, फोर्स को मैं 20N लिखता हूँ, 20 न्यूटन्स, एंड नॉट 20 न्यूटन्स और नॉट 20 NS। प्लूरल्स में नहीं आते, इन्हें हमेशा आपको एक ही मतलब सिंबल में रिप्रेजेंट करने। कहीं पे भी केजी किलोग्राम्स ऐसा नहीं आएगा, केजी ही आएगा बस। तो ये आपको याद रखना है। सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, ये मैंने बता दिया। सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड लेटर। अगर आपका कहीं पे भी सिंबल है उसको आप लिख देते हो तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं देना है, उसके आगे कुछ भी नहीं देना है, खाली उसके आगे सिंबल लिख के उसको छोड़ देना है। ओके, सो डोंट गिव फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप देते हो आप कहीं पे भी तो गलत मेथड। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहिए इस तरह से। इस तरह लिखना गलत होगा। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह है। ओके, और इसको उसी तरह से लिखना है, मैं वापस समझाता हूँ। और ये भी मीटर, ये थोड़ा सा गैप रख दिया हाइफन, और सेकेंड स्क्वायर इस तरह से लिखना है आपको। ओके, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है, तो इसको सीख लो आप। एक कन्वेंशन से use of combination of units and symbol for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two units. Okay, the unit joule per kg Kelvin. Okay, per Kelvin ऐसा है, उसका मतलब is correct while joule per Kelvin is not correct. आपका भी ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। अभी ये मैंने लिखा जूल, यहाँ पे सिंबल ही चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ए प्रीफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। द प्रीफिक्स सिंबल एंड द यूनिट्स सिंबल कॉन्स्टिट्यूट ये न्यू सिंबल फॉर द यूनिट विच कैन बी रेज टू द पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अभी कॉन्स्टिट्यूट सिंबल मैंने अभी आगे आगे बताया ना आपको, पहले वैसे ही आपको लिखना है। उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक मिली सेकेंड, एक माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। ओके, अगर मैं इनको मीटर्स सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड्स, 10⁻⁶ सेकेंड्स, 10⁻⁹ सेकेंड्स इसी तरह लिखना है। मुझे
इसको MMS इस तरह नहीं लिखना है, आगे मैंने इसके बारे में बताया आपको, मैंने ऊपर बताया वही फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको लिखना नहीं चाहिए, ये गलत है। स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स इज मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड। ओके, मैंने बताया इसके बीच में गैप होना चाहिए, ये आपका मीटर है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप हाइफन है, पर सेकेंड इस तरह, एंड नॉट एज मीटर पर। ज्वाइन करके आपको कोई भी मतलब जिसका यूनिट्स का वर्ड है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है दो यूनिट्स, उसको एक साथ ज्वाइन करके नहीं लिखना है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप लिखना है। बिकॉज MS विल बी रीड एज मिली सेकेंड, अगर मैं MS लिखता हूँ तो ये मिली सेकेंड बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्वेंशंस के फॉर्म में याद रखनी है। ओके, ये आपको सब पता होना चाहिए। अभी मेरे पास है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किस तरह से मेजर करूँ, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाए। इट इज़ गिवन इन योर बुक आल्सो, ये आपके बुक के अंदर भी दिया है। मेरे पास डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ, ये 2 × 10⁻22 मीटर्स है। सोच लो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, उसका नाम है, फ्रॉम द अर्थ 4 × 10⁻16 मीटर है। डिस्टेंस टू प्लूटो फ्रॉम द अर्थ 6 × 10⁻12 मीटर है। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास 6 × 10⁻6 मीटर है। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट मेरे पास है 9 × 10⁻3 मीटर्स। थिकनेस ऑफ द थीन पेपर, ये थिकनेस ऑफ थीन पेपर है, दिस हो गया, बट देर इज तीनों कि यहाँ पे 3 वर्ड है। थिकनेस ऑफ थीन पेपर है THIN के जगह पे मेरा गलती से दिस हो गया। 1 × 10⁻4 मीटर लेंथ ऑफ अ टिपिकल वायरस, 1 × 10⁻8 meters. Radius of hydrogen atom 5 × 10⁻11 meter, and radius of proton 1 × 10⁻15 meters. अभी मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज देखी, एक तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत बड़ी साइज़ है, एक तो बहुत ही छोटी साइज़ है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अभी मेरे पास मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए एक मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड बोलते हैं उसको। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, थोड़ा डायग्राम ऐसे हो जाता है मतलब कभी कभार। देखो ये P पॉइंट यहाँ पे, ये E पॉइंट E1 E2, मतलब ये दो जगह से मैं इसको देख रहा हूँ। मान लो ये मिड पॉइंट है O, नहीं तो S लेते हैं। अभी यहाँ पे एक ऐसा मतलब एंगल बन जाता है, मतलब पूरा नहीं है, आधा ही एंगल बन जाता है यहाँ से, मतलब इसका नाम है थीटा। तो एक पैरालैक्स मेथड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखता हूँ तो स्टेबल नहीं है, मतलब वो हिलता रहता है, तो एक जगह से दूसरी जगह तो मुझे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाता है। और मेरी दो आंखें जिस तरह काम करती है, E1 E2, दीज आर दी 2 आईज। ओके, तो मुझे दो जगह से उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पैरालैक्स मेथड मुझे बताती है। वो एक एंगल बनाता है जो मिड के पॉइंट से ज्वाइन हो जाता है, और उससे मुझे उसके डिस्टेंस का पता चलता है। पैरालैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि पोजीशन जो ऑब्जर्वर का है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है। जैसे मुझे पता है अर्थ रोटेट्स होती है 24 आवर्स में, एक रोटेशन वो खुद का मतलब कंप्लीट कर देती है, और रिवॉल्व हो जाती है अराउंड द सन 365 डेज में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है। तो इसके बीच में हम लोग जहाँ पे, वहाँ से हमारा पोजीशन भी बार बार चेंज होते रहता है। तो चलो बात करते हैं। पैरालैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। पैरालैक्स एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आई E1 एंड E2 मैंने बताया। सो OP, मुझे जो OP निकालना है, तो E1 इंटू E2 अपॉन थीटा, मतलब ये मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, चाहे तो देख लो। अभी E1 E2 क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये डिस्टेंस है, मतलब ये AB के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, AB डिस्टेंस, उसका E1 E2, और ये थीटा जो एंगल बना है ऑब्जेक्ट ने, ये एंगल। ओके, और ये AS BS, ये मतलब DD। ओके, ये अर्थ है, अर्थ के, ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है, ये इसका मतलब खुद का ऑर्बिट है अराउंड सन, और ये एक मेरा मतलब प्लैनेट है, कोई भी स्टार है, उसको मैं मेरा डिस्टेंस, उसको मुझे मतलब उसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो मुझे पैरालैक्स मेथड यूज़ करनी पड़ेगी।
मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स और स्टार, कोई भी रहे। कंसिडर ए बी एज द आर्क ऑफ लेंथ बी ऑफ द सर्कल एंड डी इट्स रेडियस। ए बी इज इक्वल टू बी एस, बी एस इज इक्वल टू डी, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, वेर थीटा इज इन रेडियन, डी इज इक्वल टू मेरे पास दिया है बी अपॉन थीटा, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब डी अपॉन थीटा का मतलब ये हो गया ए बी अपॉन थीटा हो गया। ओके, ये भी हमको पता था। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, इससे हम लोग कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट्स और स्टार कर सकते हैं। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत कुछ रूल्स यहाँ पे लागू पड़ जाते हैं। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस when the two diametrically opposite points of the planets are viewed through a telescope। मैं देख रहा हूँ किसी भी प्लैनेट का, सो अल्फा डी अपॉन डी आ जाएगा, डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी आएगा। ये प्लैनेट मान लो अभी ये घूम रहा है, मतलब अल्फा ये एंगल, ये अर्थ है, मुझे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइप के यूनिट्स है, जैसे कि कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख के नहीं, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिए कौन से यूनिट्स है। मेरे पास 1 पिकोमीटर है, ओके, मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम है, मेरे पास 1 नैनोमीटर है, मेरे पास 1 फेम्टोमीटर है। सो इनके वैल्यूज जो है आपके अलग अलग है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको क्या क्या वैल्यूज़ है। तो ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ा डिस्टेंस है फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, एस्ट्रोनॉमर्स यूज द फॉलोइंग यूनिट्स। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरे पास है, उसका वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ये काम आएंगी आपको। 1 लाइट ईयर LY, मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ओके। एंड 1 पारसेक, ओके, 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। अगर मैं इसको लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करता हूँ 3.26 लाइट ईयर्स आ जाता है। चलो इनके डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं। अभी देखो, ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी एक साल में तो उसको लाइट ईयर बोला जाएगा। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है आपका, ये जो मतलब यूनिट है, ये मीन डिस्टेंस है कहाँ का, अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस रहते हो। ए पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेर 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, पारसेक एक डिस्टेंस है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, समझ के लेनी है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा IMP है। अभी मैंने सन को ले लिया बीच में, ओके, सन है मेरे पास, और मैं इसको देख रहा हूँ कि 1 PC पारसेक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, ए पारसेक इज डिस्टेंस फ्रॉम वेर 1 AU सबटेंड एन एंगल ऑफ सेकेंड ऑफ आर्क। अभी ये सेकेंड ऑफ, मतलब ये सेकेंड दिख रहा है आपको, ये एंगल बनाया है। चलो इस सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं, 1 सेकेंड, ये 1 पारसेक ये एंगल बना है। ओके, ये डिस्टेंस 1 AU के सन के मतलब सन और ये प्लैनेट रहेगा कोई भी, इसके बीच का डिस्टेंस है। तो ये मुझे जो डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाती है, और R इज़ द रेडियस, तो ये मेरी जो डेफिनेशन बनती है, ये डेफिनेशन है मेरी 1 पारसेक के लिए। ओके, अभी मेरे पास R निकालना है, मुझे रेडियस निकालनी है, 1 AU अपॉन 1 सेकेंड रेडियन, ये इस तरह से बन जाता है। ओके, तो ये मुझे याद रखना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो रहती है आपकी, वो यहाँ पे 1.49, जो भी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है आपकी, तो ये जो वैल्यूज़ है, तो फर्स्ट मैं इसको निकाल रहा हूँ, 1.496 इंटू 10⁻11 हो जाएगा ये, और उसके नीचे जो मेरा 4.847 इंटू 10⁻6। ओके, 1 सेकेंड को अगर मैं 1 सेकेंड जो मेरा एंगल है उसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो 4.8047 इंटू 10⁻6 रेडियंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले मैंने रिलेशंस लिख के दिया, चाहे तो बैक जाके देख लो। तो इसका वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आ जाता है। कितना आ जाता है? तो ये वैल्यू आपका रेडियस का हो गया। ओके, रेडियस है, बीच का डिस्टेंस है। चलो एक सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। ए स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स
in the arcsec will it subtend when the viewed from two opposite points along the orbit of earth. अब एक स्टार है, ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, ओके। अभी ए यू ये डिस्टेंस मैंने बताया आपको कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस रहता है 1, मतलब ए यू रहता है, ये डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का, बीच में ये एस है, यहाँ पे सन है, ओके। मैंने पॉइंट दिखा, ये 1 AU ये डिस्टेंस रहता है सन और अर्थ के बीच का। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या निकालना है, ये जो स्टार है 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके। और मैं देख रहा हूँ उसको, तो मुझे निकाल हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेक विल, मतलब एंगल निकालना है कितना पैरेलैक्स वो आर्क सेक में करेगा। अभी टू अपोजिट पॉइंट्स ए बी अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ आर 2 AU अपार्ट, बराबर देख लो, 2 AU अपार्ट है, 1 AU + 1 AU। द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द पोजिशन ऑफ द स्टार इज ए बी अपॉन डिस्टेंस। ये मेरा रूल बोलता है जो भी ए बी है उसके अपॉन में अगर डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ करूँ तो वो मुझे एंगल मिल जाता है। सो 2 AU अपॉन 5.5 लाइट ईयर, तो 2 × 4.96 × 10⁻11 मीटर मेरा AU का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद में 5.5 × 9.46 × 10⁻15, ओके। मैंने ये जो वैल्यू है लाइट ईयर का यहाँ पे पुट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं इनको कैलकुलेट कर देता हूँ 10⁻11 है, 10⁻15 है, तो मुझे इसका वैल्यू जो है 5.75 × 10⁻6 रेडियन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? रेडियन मिल जाता है। अभी आपको मैं बता दूँ ये रेडियन जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट तो डिग्री में कन्वर्ट किया, ओके, 57.297। उसके बाद में मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वापस 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया। और अभी ये आर्क का जो एंगल है मुझे मिलेगा 1.186 आर्क सेक, ओके। तो ये मुझे मिलेगा सही आंसर, ओके। तो फर्स्ट मैंने रेडियन को डिग्री में, डिग्री को मिनट में, और मिनट को क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर है। मुझे क्या निकालना है वापस एक बार देख लो, हाउ मच पैरालैक्स इन आर्क सेक विल इट सबटेंड, ओके। सबटेंड मतलब एक एंगल बनाएगा, तो कितना बनाएगा, ओके। तो ये आपको यहाँ पे निकालना है, तो इतना इसका आंसर आ जाए, ओके। स्मॉल डिस्टेंसेस आर मेजर यूनिट्स लाइक फर्मी, 1 फेम्टोमीटर बोला जाता है, 10⁻15 मीटर इन SI सिस्टम, दस 1 F इज़ 1 फेम्टोमीटर FM, ओके। एंगस्ट्रॉम जो रहता है मेरा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर जो यहाँ पे दे दिया नहीं है, मैं बताता हूँ, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। ये जो रिलेशंस है, ये सारी की सारी रिलेशन आपको अर्लियर स्टैंडर्ड्स में दे दिए, तो आपको एक बार अच्छी तरह से उनको देख लेना है। For measuring sizes using the microscope, we need to select the wavelength of the light to be used in the microscope, such as that it is smaller than the size of the object to be measured. अब मेरे पास जो विजिबल रेंज रहता है लाइट का, उसका वेवलेंथ रहता है, जो हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, वो मेरे पास है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। कैन मेजर साइजेस अप टू अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज़ कुछ दे दिया, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है मुझे काम आती है जब मैं कोई भी स्मॉल चीज़ मेजर करता हूँ, जैसे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर देता हूँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मेरे पास थर्ड सॉल एग्जाम्पल, आपके बुक के अंदर सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, चाहे तो आप चेक आउट कर लो। द मून इज एट डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁻8, यहाँ पे 10⁻8 का 8 नीचे आ गए, थोड़ा सा एडजस्ट करो मीटर में, ओके। 10⁻8 मीटर फ्रॉम द अर्थ, ओके। ये viewed from two diametrically opposite points on the earth, the angle subtended at the moon is 1°54, ये मिनट्स है, ओके। मिनट्स इसको बोलते हैं, 1°54 मिनट्स। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो मुझे डायमीटर ऑफ द अर्थ निकालना है भाई। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको डिग्री को टोटली मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है, 60 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, मुझे ये पता है।
तो ये आएगा मेरा 114 मिनट्स आ गया। ओके, अब इसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैंने आपको पहले भी इसका रिलेशन लिख के दे दिया है। 1 मिनट इज इक्वल 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 3.317 इंटू 10⁻² रेडियन। ओके, अभी डायमीटर ऑफ द अर्थ निकालना है, थीटा एंगल इनटू डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पे थीटा जो वैल्यू था मैंने यहाँ पे पुट किया, बाद में डिस्टेंस को पुट किया, तो ये मीटर्स में मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1.274 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ये जो मेरा है डायमीटर ऑफ द अर्थ, इसका मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ, इसको हाफ कर दूंगा। ओके, तो आपको अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ के लेनी है, आपको जो भी वैल्यूज़ है, जो भी रिलेशंस है, रेडियंस टू डिग्री, डिग्री टू मिनट और मिनट टू सेकंड, ये सारी रिलेशंस और ये सारी वैल्यूज़ आपको हमेशा काम आने लिए, तो उनको अच्छी तरह से देख लो ताकि इनको आप आगे यूज़ करना सीख लो। ओके, अभी मेजरमेंट ऑफ मास जो रहता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यूज़ किया जाता है। ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। ओके, सो 1 AM का वैल्यू निकालो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C। ओके, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, मुझे ये मास पता है, तो मैं ये ग्राम में मुझे मिलता है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻27 केजी आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ 1 AMU, ओके, एटॉमिक मास यूनिट, इसको रिप्लेस किया यूनिफाइड मास यूनिट से, और इसको डाल्टन भी बोला जाता है। U मीन्स यूनिफाइड मास। ओके, ये अभी सिस्टम है, ये इसका यूनिट है, मतलब डाल्टन ये नाम है साइंटिस्ट का, उसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है और D और A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मीनिंग है जो यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। मेजरमेंट ऑफ टाइम मैंने पहले ही बताया, टाइम हम लोग मिनट से, अर्थ से, सेकेंड से मेजर करते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास और एक टाइम मेजरमेंट करने के लिए लेटेस्ट जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है, उसका नाम है सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, जो यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड। ओके, अगर मैं सेकेंड को कंपेयर करता हूँ वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन के साथ, तो वो मुझे मिलता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 91926317770 vibration of the radiation wave emitted during the transition between the two hyperfine states of the cesium 133 एटम। ओके, cesium का ये मतलब एटॉमिक मास है, उस मास के साथ इसको कंपेयर कर दो आप, तो इसके वाइब्रेशन जितने निकलते हैं सीजियम एटम के 1 सेकेंड में, वो वाइब्रेशन को हम लोग 1 सेकेंड के साथ कंपेयर करेंगे, और इसके लिए मेरे पास है सीजमिक एटॉमिक क्लॉक, इसका यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी एक्यूरेट मेथड एज कंपेयर टू द सेकेंड देन द मिनट और द अर्थ टाइमिंग। ओके, तो एक मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये मेरे पास नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। The dimensions of a physical quantity are the powers to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity। अभी बहुत साफ सुथरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताइए कि डायमेंशन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, वो क्या है? पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल। मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट चाहिए तो मुझे जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है उनके पावर्स को क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, उनको पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे क्या मिलेगा? फाइनल जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है वो मुझे मिल जाएगा। उसको डायमेंशंस बोला जाता है। ये डायमेंशंस एक मेथड है टू जस्ट नो और टू जस्ट राइट द dimensional formula for any physical quantity in the form of their units। ओके, यूनिट्स के साथ उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना।
चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी मुझे निकालना है। वेलोसिटी आई नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। आगे बढ़ते। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, अभी यहाँ पे कुछ कुछ मैंने चीज़ें लिखनी ही है। लेंथ जो रहती है उसको डिस्टेंस बोला जाता है, उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट जो रहती है आपकी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट की जाती है। ल्यूमिनेटनेस इंटेंसिटी आपकी जो आपके कैपिटल सी से रिप्रेजेंट की जाती है। बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एम ओ एल से रिप्रेजेंट की जाती है। और आपका मतलब जो है मतलब बाकी इतना ही चीज़ें आपके साथ जो क्वांटिटीज़ है उनको अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उनको यूज़ करना पड़ता है हम लोग को जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो ऑफ ग्रेडियंट नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है, खाली ये ऑफ नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है। क्या है? अभी वेलोसिटी का मैंने निकाला था डायमेंशनल फार्मूला एल एंड पर टी। ओके, एल पर मतलब यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई देगी कि एल का पावर 1 है। एम मतलब मास कुछ भी नहीं तो उसका पावर 0 बन जाएगा। और टी का पावर नेगेटिव रहेगा, ताकि ये जो रहता है ये पर है, मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसका पावर नेगेटिव रहता है। तो इनका मैंने डायमेंशनल फार्मूला बना लिया एल का पावर 1, ताकि एल है लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, मास यहाँ पे वेलोसिटी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है और उसको काउंट ही नहीं करते हम लोग वेलोसिटी के यूनिट में। सो इसका पावर ऑब्वियसली 0 रहेगा। अभी टाइम जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी में, इसलिए उसका जो वैल्यू रहेगा वो t-1 रहेगा। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये वेलोसिटी का निकाला है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकाला ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का तो मुझे ऑलरेडी पता था, मास कुछ भी नहीं था, एल का पावर 1 था, टी का -1 था, वापस एल मेरे पास आ गया। अभी नीचे का एल और ऊपर का एल उसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एल का पावर बनेगा 0, ताकि मैं लिखता हूँ एल 1 है, नीचे का जो है -1 बन जाएगा, तो एल बनेगा 0, ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे। सो एल 0 एम 0 टी -1। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन है वो एल रेस टू 0, एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1 इस तरह से आ जाएगा। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज निकालते हैं। चार्ज मुझे पता है करंट इनटू टाइम रहता है। सो करंट के लिए मैंने बताया कैपिटल आई यूज़ करते हैं और टाइम के लिए जो है टी यूज़ करते हैं। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो एल 0 लेंथ कुछ भी मैनर नहीं रखती, बाद में मास नहीं है, टी का पावर 1 है और आई जो है आपकी करंट उसका भी पावर 1 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे। आगे चलते सम फिजिकल क्वांटिटीज़ देयर एसआई यूनिट्स एंड देयर डायमेंशंस। हम लोगों को ये सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेंसिटी जो आपकी मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम रहती है। सो किलोग्राम मास का है पर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब जो रहता है आपका वॉल्यूम का है। सो केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अभी मैं आपको इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं, सो एल माइनस में आएगा, एल -3 आएगा, ताकि ये नीचे है। ओके, पावर उसका 3 है, मीटर का क्यूब है, मतलब एल का क्यूब आ जाएगा, एल -3। अभी मास जो मेरे पास किलोग्राम है ये ऊपर है, तो ये प्लस आएगा, इसका पावर 1 ही है, लेकिन ये एक स्क्वायर भी कुछ भी नहीं है, तो एम का पावर 1 और टाइम यहाँ पे मेंशन है, टी का पावर 0 आ जाएगा। सेकेंड मेरे पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है। वेलोसिटी का तो मुझे पता है क्या आता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम -2 आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, और सेकेंड मीटर मतलब लेंथ है, लेंथ 1 आ जाएगी, मास का कोई यहाँ पे वास्ता नहीं है। ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो ये पी एम ये मोमेंटम का है, ऊपर गया है, इसको मैं नीचे के फॉर्मूला में काउंट करता हूँ, थोड़ा सा इसका अप्स डाउन्स हो गया है तो प्लीज़ एडजस्ट करो। सो मोमेंटम का जो था मैंने देखा m इंटू वी, तो इसका फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको ज्वाइन नहीं लिखना है, हमने पहले बताया, केजी इसके बीच में थोड़ा सा गैप लिखो, मीटर और उसके बाद में सेकेंड, इस तरह लिखना है। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये मोमेंटम का है।
सो अभी देखो किलोग्राम तो प्लस आएगा, मीटर भी प्लस आएगा, ऊपर है मतलब, और पर सेकेंड, पर के आगे का जो भी आता है नेगेटिव, पर सेकेंड मतलब टाइम माइनस, तो L1 m1 t-1 फोर्स मेरा है, मास इंटू एक्सलेशन है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सलेशन जो रहता है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, सो सेकेंड्स का स्क्वायर, तो -2 आ जाएगा, किलोग्राम प्लस है, मीटर भी प्लस है, सो L1 m1 - t2। ओके, ये बहुत सिंपल है, मैंने रीज़न बताया आपको। किलोग्राम भी ऊपर है, मीटर भी ऊपर है, दोनों प्लस होंगे तो उसका +1 पावर आ गया, एंड पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब -2। फोर्स जो मेरा है जूल में मेजर किया जाता है। ओके, फोर्स जो मेरा है, मोमेंटम F इंटू फोर्स जूल में मेजर किया जाता है, F इंटू टी। ओके, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो इसको न्यूटन भी बोला जाता है। अगर किलोग्राम रहेगा तो किलो प्लस रहेगा, मीटर भी प्लस रहेगा, और सेकेंड स्क्वायर है तो -2 आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो मेरा ऊपर का है, ये मेरा मतलब मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये फोर्स के लिए। ओके, ये फोर्स का यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये फोर्स का है। ओके, फोर्स का है, मोमेंटम का ये ऊपर का है। ओके, L1 m1 - t1। ओके, अभी इम्पल्स जो रहता है मेरा, इम्पल्स का, ये इम्पल्स का है, J = F इंटू टी, मतलब ये मेरा जूल्स में है, और ये मतलब फोर्स इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम रहेगा, तो इसका जो है मतलब ये आएगा, 1 सेकेंड मुझे सारे के सारे देखने दो एक बार। एनर्जी, चलो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जो बचे उनको देखते एक बार तो समझ में आ जाएगा जल्दी। प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, किलोग्राम है फोर्स के लिए, पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अभी ये किलोग्राम भी माइनस हो जाएगा। ओके, और नहीं, किलोग्राम प्लस आ जाएगा तो मास प्लस है, मीटर माइनस हो जाएगा तो L माइनस आ जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर भी माइनस, तो T-2 हो जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसको K1/2 mv², ये mv² है, ये जो है मैं बता दूँ, ये mv², यहाँ पे स्क्वायर है उसका। ओके, ये नीचे आया। सो काइनेटिक एनर्जी जूल में मेजर की जाती है। सो m मतलब मीटर, यहाँ पे मास है मतलब, ओके, मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, तो मास m पॉजिटिव रहेगा। ओके, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो L भी पॉजिटिव रहेगा, पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि मेरे पास v का स्क्वायर है, इसलिए ये L² प्लस आ जाएगा, T² माइनस आ जाएगा। ओके, पावर माइनस हो जाएगा। बाद में वर्क है जो मेरे पास F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क जो मेरा रहता है ये हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, इसको भी मैं जूल में ही मेजर करता हूँ, तो न्यूटन सेकेंड है, इसका क्या है, न्यूटन सेकेंड है। तो इसके बीच में गैप होना चाहिए दोस्तों, न्यूटन और सेकेंड के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, NS कंबाइन नहीं लिखना है। तो अभी इसका जो बनेगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मतलब आपका ये न्यूटन है, केजी पर मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे सेम मिलेगा। ओके, अभी देखो केजी मतलब मेरे पास न्यूटन सेकेंड, सेकेंड है मेरे पास, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, F, और न्यूटन वर्क, न्यूटन सेकेंड, तो ये मेरा वर्क का है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F = m इंटू ए आता है, आपको पता है, एक्सलेशन का स्क्वायर आता है। सो m मतलब मास रहता है, तो मास पॉजिटिव रह जाएगा इसका भी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव रह जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सेकेंड मेरे पास दो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, m1 और T-2 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। आपको प्लीज़ एक बार चेक करो, इम्पल्स जो मेरा रहता है वो JF इंटू टी है। ओके, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज दिए बहुत ज़्यादा इजी है, इनको आपको एक बार डेमोस्ट्रेट करके लिख के समझ के लेना है, और कैसे यूनिट्स आ जाते हैं ये भी आपको यहाँ पे लर्न कर देना है, तो आपको आ जाएगा। ओके, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट था। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से
टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है कि नहीं आपको चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस काम आती है। ये मेरा एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम। अभी ये मेरा मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है। डायमेंशन ऑफ एल एच एस में वेलोसिटी हमेशा जो लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड, सो एल टी माइनस वन, अभी कोई भी वेलोसिटी रहेगी एल टी माइनस वन ही आएगी। ए टी मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू, मतलब एल का पावर वन टी का माइनस टू, और इंटू टी आएगा तो टी माइनस टू, मतलब एक टी कम हो जाए एल टी माइनस वन। ओके, तो अभी डायमेंशन ऑफ आर एच एस एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस, मतलब एक ही, मतलब सेम डायमेंशन आना चाहिए, मतलब ये तीनों के फैक्टर का ये वी यू और ए टी, इन तीनों का एक ही डायमेंशन आना चाहिए, जो मुझे यहाँ मिलता है एल टी माइनस वन। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल एच एस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन इज इक्वल टू द आर एच एस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, देन इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। और ये आपको यहाँ पे मतलब इसका यूज़ हो जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अभी मेरे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ अ से सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मेरे पास पीरियड जो रहता है सिंपल पेंडुलम का, ऑसिलेशन का पीरियड टी रहता है, ये आपका लेंथ पे डिपेंड करता है और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड्स करता है। तो कंबाइनली यल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड्स करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो मैंने कांस्टेंट ले लिया, के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अभी इसके बाद जो है मैंने इनकी क्या की, मतलब डायमेंशंस इनके लिख दिए। तो फर्स्ट मेरा डायमेंशन ये था, मतलब टी मतलब पीरियड, तो टी वन आ जाएगा, टाइम ही आ जाएगा, बाकी सब जीरो जीरो आ जाएंगे। के एल वन पावर ऑफ ए एल टी माइनस टू पावर ऑफ बी, के मेरे पास एल जो मेरे पास कॉमन है उसके लिए ए प्लस बी आ जाएगा और टी माइनस टू भी आ जाएगा। बी से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करता हूँ, अब देख लो एल एच एस आर एच एस, तो मुझे जीरो, एल का पावर जीरो, यहाँ पे एल का पावर ए प्लस बी है, तो ये दोनों को कंपेयर कर दूँ मैं, तो मुझे ए इज इक्वल टू माइनस बी मिलेगा, और ये मेरा वन इज इक्वल टू माइनस टू भी आएगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन हाफ आ जाएगा। ओके, सो ए इज इक्वल टू माइनस बी मेरे को पता है पहले, तो माइनस माइनस वन हाफ तो प्लस वन हाफ हो जाएगा अगर मैं इसको सही तरीके से कैलकुलेट कर देता हूँ तो। अब इसके बाद में आपको देखो टी इज इक्वल टू के, मैंने कांस्टेंट ले लिया। ओके, जो मुझे इक्वेशन में चाहिए, और यल वन हाफ एंड जी माइनस वन हाफ, मतलब ये इनका रिलेशन है। टी अगर मैं स्क्वायर रूट में निकाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है इस तरह से, एल अपॉन जी, द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज़ फाउंड टू पाई। ओके, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा सेकेंड यूज़ है मेरे, मतलब ओके, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये मेरा एक इक्वेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया टू फाइंड द कन्वर्जन ऑफ फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मेरे पास दो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, तो मैं उनके फैक्टर्स को क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट जूल एस आई यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्ग सी जी एस यूनिट ऑफ वर्क, मुझे पता है लेट वन जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, मुझे कितना अर्ग है, एक्स अर्ग है, ये मान लेना है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क इज m1 l2 एंड t माइनस टू, ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये मेरा जूल के लिए और ये मेरा मतलब अर्ग के लिए, तो मैं ये सेम फॉर्मूला रहेगा, m1 l1 t1 लिखूँगा, m2 l2 t2 लिखूँगा, कंपेयर कर दूँगा,
दोनों को कंपेयर करो, x इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है, ये फॉर्मूला मिल जाता है और इसको आगे लिख दो, x इज इक्वल टू के जी अपॉन ग्राम, बिकॉज CGS में ग्राम आता है और SI में किलोग्राम आता है। मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड रिलेशन रहेगा ये। अगर मैं 1 किलोग्राम को ग्राम से कंपेयर 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻² मीटर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये मुझे मिलेगा 10⁻7। सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 आर्क। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है जो मेरा 1 जूल और आर्क के बीच है, ये मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपको पॉसिबल है। देन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी आपके बुक में दे दी है, तो उनको प्लीज़ चेकआउट करो। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो। मैं चाहूँगा आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ जो बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि एग्जैक्टली डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, तो मैं वो भी ट्राई करने वाला हूँ। बट मैंने ये नोट्स निकाले हैं जो आपकी बुक के कंटेंट्स हैं, तो इनको मैं इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि ये नोट्स भी आपको खुद को बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट को विज़िट करना पड़ेगा, motivational.govindainker.com। ओके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स। अभी देखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अभी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका जो वैल्यू मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही मैं उसका वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। Dimensional analysis cannot be used to derive relations involving the trigonometric exponential and the logarithmic functions, as these quantities are dimensionless। ऐसी कोई भी dimensionless quantity रहेगी तो उनके बीच का रिलेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग इस मेथड से, डायमेंशनल एनालिसिस से। This method is not useful if the constant of proportionality is not a dimensionless quantity। अगर dimensionless quantity नहीं है किसी भी constant में तो उसको हम लोग इस मेथड को वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। If the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence using the dimensional equation। अभी मुझे पता है s इज इक्वल टू 1/2 AT², लेकिन इस डायमेंशनली करेक्ट है, बट मुझे पता है द कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, ut प्लस 1/2 AT²। ये मेरा जो है ए डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट इक्वेशन है, जिसको मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड द अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है उसका, और उसमें कौन कौन सी पॉसिबल अनसर्टनिटीज़ है मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉसिबल अनसर्टनिटीज़ इन एन ऑब्जर्वेशन मे अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। मेरे पास कुछ रीजन्स है। फर्स्ट रीज़न है क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। मेरे पास अगर अच्छा क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, ऑब्वियसली एरर्स आ जाएंगे मैं जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करूँ। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, मेरे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की एनालिसिस करनी है मुझे, उस क्वांटिटी को एनालाइज करने वाला पर्सन कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको कितना ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। द मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट, कौन सी मेथड यूज़ करें, आपको सही मेथड यूज़ करनी चाहिए। गलत मेथड करोगे तो आपको रिजल्ट भी गलत आ जाएंगे। एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस रहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस रहते हैं, चेंज इन द इंस्ट्रूमेंटल स्टेट रहता है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी मैं कहीं पे भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता हूँ। तो एरर्स इन द मेजरमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास दो तरह के एरर्स मेन हो रहते हैं, सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर आपको सही टेक्निक ही नहीं पता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरर आने वाला है।
एंड द पर्सनल एरर, कौन सा पर्सन एक्सपेंड कैरी कर रहा है, कौन सा पर्सन फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, उससे किस तरह की मतलब तकनीकें आती है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल एरर को अराइज कर देती है, क्रिएट कर देती है। अभी रैंडम एरर सेकेंड टाइप है। ये रैंडम मतलब कभी भी कहीं पे भी ये एरर आपको एनालिसिस में, फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में दिखाई देता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर मेरे पास है, तो इसके बाद सपोज द रीडिंग्स रिकॉर्डेड रेपिटेडली फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग ए मेजरमेंट आर, ओके, मेरे पास A1 A2 A3 टू AN, ओके, मेरे पास इतने रीडिंग्स मैंने ले लिए। अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या करनी है, मेजर का, अर्थमेटिक मीन जो रहता है, ए मीन इज गिवन, ओके, गिवन बाय का क्या रहता है, ए मीन, इस सब का एडिशन कर दो अपॉन n टाइम्स ऑफ रीडिंग से, तो n से डिवाइड करो। आगे देखो ए मीन इज इक्वल टू 1/2 n, ओके, समेशन i इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे रहता है आपके बुक में, यहाँ पे दिया i इज इक्वल टू 0, ओके, एंड n इज यहाँ पे मतलब n तक आ जाएगा, और ai सही तरीके से देख लो, i इज इक्वल टू 1 रहना चाहिए मुझे लगता है, एंड n आना चाहिए, ओके। तो 1 से रीडिंग स्टार्ट होगी, 0 से तो स्टार्ट नहीं होगी, ऑब्वियसली 1 ही आना चाहिए यहाँ पे, और ये इस तरह से रहेगा, ओके। तो ये आपका इस तरह से एक इक्वेशन, समेशन का इक्वेशन बनता है, जिससे मैं मीन फाइंड करता हूँ, ओके। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। अभी मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू से अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर है, ओके। फॉर फर्स्ट रीडिंग, फॉर सेकेंड रीडिंग, आपको ए मीन से सारे के सारे रीडिंग जो है सबट्रैक्ट कर देने, और एन रीडिंग के लिए द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। सब एरर्स की अर्थमेटिक मीन जो मैं निकालूंगा तो उससे मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में। चलो मैं ए मीन लिखता हूँ, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN, एन से डिवाइड कर दो। वापस यहाँ पे 1/n i इज इक्वल टू 0, शायद मुझे लगता है यहाँ पे 1 होना चाहिए, पर आप चेक कर लो। रेस्ट टू n, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, i इज इक्वल टू 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा 1, तो यहाँ पे n यहाँ पे इस तरह से आपकी बुक में दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेट वैसे नहीं, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ओके। सो a इज इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके ओके, अर्थमेटिक मीन एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइन, ताकि मैं इसको प्लस माइनस को हमेशा यहाँ पे, एक तो इसको मैं दोनों को प्लस करूँगा, एक तो मैं दोनों को माइनस भी करूँगा, ओके। तो आपको ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अराइज हो जाती है। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अर्थमेटिक मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर निकालो, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा मीन, परसेंटेज एरर डेल्टा ए मीन इंटू अपॉन डेल्टा मीन इंटू 100 कर दो, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर जो है मिल जाएगा, ओके। चलो एग्जांपल दे, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर रिपीटेडली एल्स और यील्ड्स वैल्यूज 5.63। चलो 5 रीडिंग्स यहाँ पे दे दिए, 554, तो ओके। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द रेडियस एंड द मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड द परसेंटेज एरर्स, ओके। चलो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस इज इट्स अर्थमेटिक मीन, उसकी क्या होती है, तो सबको ए मीन किया, सबको ऐड किया, 5 रीडिंग थी, 5 से डिवाइड किया, तो मुझे उसका जो वैल्यू ये मिल जाता है 5.472, ओके, ये मुझे मिल गया वैल्यू। अभी मुझे हर टाइम इसको सबट्रैक्ट करना है हर रीडिंग से, ओके। तो सबट्रैक्ट कर दो आप, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगा, और 5 से डिवाइड करो, 0.452 अपॉन 5, तो 0.0904 आ जाता है। रिलेटिव एरर करना है तो इसको मुझे वापस क्या करना है, ये मेरा जो वैल्यू आया था उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, जो मैंने इसको निकाला था, ओके। तो डिवाइड कर दिया मैंने, 0.017 आ जाएगा, और परसेंट एरर जो मेरा 1.7% आ जाता है, ओके।
आपको इसको करके देखना है, मैं खाली ओरली बता रहा हूँ। यू डू दिस यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। और ये जो इक्वेशन है आपके बुक के अंदर क्या है, ये आपके बुक के अंदर गिवन में भी है। ओके, तो इसको एक बार प्लीज़ चेक कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स रहते हैं, एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंसेस। एक तो सम में भी एरर्स आते हैं, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिविजन्स। तो ये दो तरह के एरर्स है। इसके लिए आपके बुक में इसके इक्वेशंस दे दिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन उनको मुझे निकालने के लिए मतलब यहाँ पे उनके नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैंने वो जो पार्ट है आपका एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आपको खुद को एक बार देख लेना है, आपके समझ में आ जाएगा। एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ओके, example 5, in an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as, okay, m is equal to plus minus 0.15 kg and then ये एक मतलब साइन है अपना, तो ये p is equal to 5 plus minus 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और इस पर कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है। ये इसको मतलब ये एक सिंबल है आपकी डेंसिटी का, ये आपको याद रखना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ वन डेंसिटी आ जाएगा। सो डेंसिटी का ये मतलब सिंबल है। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा मतलब म्यू बोलेंगे इसको, जो भी सिंबल है अपॉन पी इंटू 100। ओके, सिंबल का नाम आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, डेंसिटी में आपको मिल जाएगा ये। तो 0.15 अपॉन 5, 0.2 अपॉन 5 इंटू 100, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाता है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, इसको सॉल्व करो आप, एकदम इजी कैलकुलेशन है। 0.0, 0.04, 0.03 ऐड करो इंटू 100 करो, तो आपको परसेंटेज एरर जो है मिल जाता है। ओके, चलो अभी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो नंबर सिग्निफिकेंट्स हैं, जिनको हम लोग मतलब वेटेज देते हैं, जिनको हम लोग काउंट करते हैं जब भी हम लोग किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। अभी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट्स है, जो जीरो के अलावा कोई भी डिजिट रहेगा 1 से 9 तक, तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाते हैं। मेरे पास 178.43 cm क्यूब मतलब ये वॉल्यूम है, तो इसको मैं मेजर करता हूँ। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे जो दिए हैं मुझे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉन जीरो। ओके, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन मतलब ये डिजिट्स है मेरे पास 5 और 2 के बीच में जीरो आए तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये 5 और 2 के बाद में आता है कि पहले आता है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो एंड जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल। देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1 बोला है आपको। ओके, द जीरोज ऑन द राइट मतलब दाहिने हाथ के डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल दिया मुझे, अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे कि ये जीरो आए 1 के पहले आए। ओके, तो ये 1 से छोटे, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अभी ये 4 फिगर्स है, ये सिग्निफिकेंट है। ओके ओके, अभी नेक्स्ट आपको कुछ द जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके, बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटर्न विद द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट में नंबर लिखा रहेगा तो ये जीरोज क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे 0.0, ओके 1500 है वो 4, अभी दोनों के लिए 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब ये 1 के पहले जो भी आएंगे जीरोज वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उनका कोई भी मोल नहीं है। ओके, इन सिग्निफिकेंट फिगर एनालिसिस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लेसन के अंदर दे दिए हैं, मैंने खाली इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज़ द स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो, एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं उसका
एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जो आपको बोर्ड के ऊपर बना के बताऊँगा, और इसके एक्सरसाइज का भी एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपके हर एक सब्जेक्ट को इजी बनाने की, एज़ पर माय नॉलेज एबिलिटीज़ ओके जो भी रहेंगी। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे बताते रहना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चंस के जो आपके एक्सरसाइज में, तो मेरे वेबसाइट को विज़िट करो motivational.govindainka.com को, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।